about Lay's chips. You put a 10 rupee kgs aloo from this side, then you sold the chips in the cost of a gold. He is a great poet as well. एक दिन उन्होंने संसद में भाषण दिया. One night I woke up in the morning. Can you see this beautiful transition of night and the morning in the same sentence? He is an amazing mathematician as well. उन्होंने गुजरात में एक भाषण के दौरान कहा, देखिए भैया, गुजरात में एक में से 2 बच्चा भूख से मर रहे हैं. एक में से 2 बच्चा. ये सुनने के बाद 2 में से 4 मैथमेटिशियन ने सुसाइड कर लिया. बट सर, सारे वीडियोस छोड़ दीजिए, मेरा जो सबसे फेवरेट वीडियो है राहुल गांधी का, where राहुल गांधी is telling this to a journalist. देखिए भैया, युवा कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहा है कि भाई मजा आया. महिला कांग्रेस कार्यकर्ता कह रही है कि भाई मजा आया. और ये जो मजा है ये मैं इस देश के हर नागरिक को देना चाहता हूं. ये वीडियो देखने के बाद मेरे अंदर का शक्तिमान जाग गया. मैंने कहा, ठहरो, forget about Congress, forget about the Congress workers, for the time being forget about the country. बस मुझे ये बता दो, पूरी दिल्ली में इतना कड़क माल मिलता कहां पर है? कसम से ये मजा तो मैं इस देश के हर नागरिक को देना चाहता हूं. You know sir, a lot of people ask me कि वैभव ये कॉमेडी कहां से सीखी आपने? Do you take classes or you learn from somewhere? And I said यार कॉमेडी सीखी नहीं जा सकती. It runs in your blood, it comes from your family. सर मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैं छोटा था. One day me, my mom and my dad we went to a petrol pump. And the petrol pump guy asked my father, sir look at zero. My dad started looking at me. My mom started looking at both of us. The petrol pump guy started looking at all 3 of us. ये सब नौटंकी चलती रहती. मैं केयूर से पूछ भी रहा था कि इतने सारे कॉर्पोरेट के लोग आए हैं, ये बीच में स्टैंड अप कॉमेडी का आइडिया कहां से आया, कैसे आया? केयूर बड़ा इमोशनल होकर बोला, यार वैभव एक्चुअली क्या है ना, जितने भी लोग आए हुए हैं उनमें से अधिकतर लोग शादीशुदा हैं. केयूर की बात सुन के मैं भी इमोशनल हो गया. मुझे अपने गुरुदेव की कही हुई बात याद आ गई कि वैभव 7 दिन भूखे आदमी को खाना खिलाने से और शादीशुदा आदमी को हंसाने से बराबर का पुण्य मिलता है. तो आप लोग भी दिल खोलकर हंसिए. और देखिए मैं आपको बताता हूँ कि शादी से पहले से और शादी के बाद एक आदमी की जिंदगी में कितने अंतर आते हैं. क्योंकि अगर शादी से पहले एक भैंगी प्रेमी अपने प्रेमी से पूछती है, जाने मन क्या मेरी आंखें ऐश्वर्या राय से मिलती हैं? प्रेमी प्रदीप चौबे जी के व्यंग्य का इस्तेमाल करते हुए कहता है, जाने मन ऐश्वर्या राय को मारो गोली, तुम्हारी तो दाई आंख इतनी खूबसूरत है कि बाई हमेशा दाई को घूरती रहती है. लेकिन भाई शादी हो जाती है और पत्नी अपने पति से पूछती है, जी सुनते हो क्या मेरी आंखें ऐश्वर्या राय से मिलती हैं? पति झुंझलाते हुए कहता है, भगवान तेरी दाई आंख बाई आंख से नहीं मिलती. तो ऐश्वर्या राय से क्या खाक मिलेगी? और देखिए मेरा एक दोस्त है और आप देखिए जो भी आपका जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, जिस भी फील्ड में आप सभी लोग लंबे समय तक एक ही फील्ड में रहे, आप जिस प्रोफाइल में रहते हैं ना उसका असर आपके रियल लाइफ में दिखने लगता है. क्योंकि आप देखिए बस का कंडक्टर जब रात में घर आता है और उसकी बीवी और बच्चा बेड पे सो रहे होते हैं, वो आते ही कहता है, बहन जी बच्चा गोद में लो, एक सवारी और आई. वैसे आप लोगों ने देखा होगा जो कवि होते हैं, बहुत सारे कवि, मैंने भी आपको छोटी सी कविता सुनाई 2 लाइनें. जो कवि जो होते हैं सर वो अलग अलग टाइप के कवि होते हैं. कोई प्रेम की कविता लिखता है, कोई हास्य की कविता लिखता है, कोई वीर रस की कविता लिखता है. लेकिन कविता पढ़ने का ये अंदाज जब इनकी रियल लाइफ में उतर आता है तो मैं आपको बताता हूँ कितनी तकलीफें होती हैं. क्योंकि वीर रस का कवि अपनी पत्नी से प्रेम निवेदन भी ऐसे करता है जैसे कोई वीर योद्धा घोड़े पर बैठ के मुगलों से लड़ने जाता है. आप सुनिए वीर रस का कवि पत्नी से प्रेम निवेदन कैसे करता है. वीर रस का कवि पत्नी से कि है प्रचंड ये चांदनी, कि है प्रचंड ये चांदनी, इस रात का श्रृंगार करें और चीख रहा है लहू नसों में, आओ हम तुम प्यार. आप तालियां बजाने में कंजूसी कर रहे हो, बता रहा हूं. अब बेचारी पत्नी को समझ में नहीं आता कि इससे प्यार करेगी, जाके खाने में रपट लिखवा दे इसकी. और कविता अपने चरम पर तब पहुंचती है जब बगल में सोया 6 साल का बच्चा उठकर खड़ा हो जाता है, जोर जोर चिल्लाता, बोलो भारत माता.
अब सर मेरे एक मित्र हैं, वो वीररस के कवि हैं। तो एक बार तो क्या हुआ कि उनकी नई नई शादी हुई थी, पत्नी को लेकर गए थिएटर में, गांव में थिएटर में थे, वहां पे बीच में बिजली चली गई। अब जैसे बिजली आई तो बड़े रोमांटिक अंदाज में अपनी पत्नी से बोले कि जाने मन बिजली जाने वाली है, खुदा मुझे पता चल जाने देता, कि जाने मन बिजली जाने वाली है, खुदा मुझे पता चल जाने देता, तो मैं तुम्हें बाहों में भर लेता, कम से कम इसी बहाने थोड़ा रोमांस तो कर लेता। और इतना कहने के बाद पति तो मौन था, पर पत्नी अभी तक सोच रही थी, तो फिर वो कौन था? तो ऐसी हरकतें होती रहती हैं सर। और आप देखिए जो कवि होते हैं, तो वीररस का जो हमारा कवि है सर, उसके बच्चे को स्कूल से असाइनमेंट दिया गया कि बेटा घर से मछली जल की रानी कविता याद करके आना। वो मम्मी के पास गया, मम्मी ने कहा बेटा टाइम नहीं, पापा से सीख लो। अब आप लोग खुद सोचिए, वीररस के कवि ने अपने बच्चे को मछली जल की रानी कविता याद कराई, और उस मासूम बच्चे ने क्लास में जाके कविता सुनाई। आप आनंद लीजिएगा, वीररस के कवि का बेटा मछली जल की रानी स्कूल में। अरे वीर हिमालय कहता है कि मछली जल की रानी है, वीर हिमालय कहता है कि मछली जल की रानी है, गंगा जमुना बदलाती है, जीवन उसका पानी है, दुश्मन सोच रहा है हाथ लगाओगे डर जाएगी, पानी से मछली बाहर निकालोगे तो ये मर जाएगी। और आपकी हंसी और तालियां आखिरी लाइन पर रोक के रखिएगा कि पाकिस्तान से कह दो कि हर खाई पाट कर रख देंगे, पाकिस्तान से कह दो कि हर खाई पाट कर रख देंगे, पानी से मछली बाहर निकाली हाथ काट कर रख देंगे, पानी से मछली बाहर निकाली हाथ काट कर रख देंगे। अच्छा देखिए सर, जब मैं 21 साल का हुआ, मैं उस उम्र से पहले तक तो मुझे लगता था कि IRCTC पे तत्काल टिकट बुक करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। उसके बाद मैंने शादी के लिए लड़के ढूंढना शुरू किया। और देखिए लव मैरिज मेरी हो नहीं सकती थी, उसके दो कारण हैं। पहला तो ये बाबू शोना थाना थालिया के नाटक मुझसे होते नहीं थे, क्योंकि मैं इंजीनियर हूं। दूसरा, लड़कियों के ऊपर पैसा मैं खर्च कर नहीं सकता, क्योंकि मैं बनिया हूं। है यहां पर कोई बनिया है? बनिया हमारे ओके सर, आप तक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या नाम है सर आपका? अग्रवाल सर। इंजीनियर बनिए भी है, तो फिर आप भी मेरी बात से सबसे ज्यादा रिलेट करेंगे। और मैं आपको सच बता रहा हूं, बनिया सुन के लड़कियों का मुंह ऐसे बन जाता है जैसे विवेक ओबराय को देख के सलमान खान। मतलब इंट्रोडक्शन देता हूं, हाय माय नेम इज रैबो, नाइस नेम, गुप्ता सलमान ऐसे। और देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें लड़कियों की गलती है, क्योंकि देखिए आप देखिए कपूर साहब के लड़के ये लोग वीकेंड पे जाते हैं क्लासिक रॉक कैफे, खुराना साहब के लड़के लोग वीकेंड पे जाते हैं हार्ड रॉक कैफे, गुप्ता जी के लड़के ये लोग वीकेंड पे जाते हैं सरकारी सब्जी मंडी, क्योंकि गोभी 10 रुपए सस्ती मिलेगी। और देखिए बनिया होने का ना, आप देखिए हमारी इमेज किसने बिगाड़ी? हमारी इमेज सबसे ज्यादा बिगाड़ी बनिया और मारवाड़ी लोगों की हमारी NCERT की बुक्स में। आप NCERT की बुक्स की कोई भी कहानी उठा लो, उसमें शुरुआत यहीं से होती है, एक शहर में कंजूस बनिया है। आप बच्चों को बचपन से पढ़ाओगे हमारी इमेज कैसे बनेगा? तो भला हो मोदी जी का, उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक बड़े बड़े बोर्ड लगवा रखे हैं कि अच्छे नागरिक बनिए। कोई तो रिकॉग्नाइज कर रहा है। और देखिए बनिए कंजूस नहीं होता, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, हम लोग कंजूस नहीं होते, हम लोग थोड़ा सा संभल के पैसा खर्च करते हैं, है ना। अब हम लोग को ये पता होगा कि कोई बुरी खबर भी अच्छे से कैसे सुनाई जा सकती है। मैं छोटा था, एक दिन मैं अपने पापा के पास गया, मैंने कहा पापा मैंने आपके 1000 रुपए बचा लिए। मेरे पापा बड़े खुश हो गए, बोले कैसे? मैंने कहा पापा मैं फेल हो गया, अब अगली क्लास की किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी, फिर यही किताबों से अगला साल भी निकल जाएगा। पर आप एक बार सोचो कि हम लोग बार्गेनिंग भी गजब की करते हैं, और हम नहीं देखते कहां पर खड़े हैं, हम हर जगह बार्गेनिंग कर रहे हैं। पर मेरे पिताजी ने 3rd AC की टिकट लेने के लिए पहली बार लाई, मम्मी भी साथ में गई, उससे पूछा भैया 3rd AC की टिकट कितनी की है? वो कंडक्टर बोलता तो ले सर 1200 रुपए की है। मेरे पापा कह 1100 लगा ले, 3 लेनी है। कह रहे सर यहाँ पे बार्गेन नहीं होता। पीछे मेरी मम्मी बोल रही है लगा लो भैया, हर बार आपके यहाँ से लेते हैं। कुछ भी चल रहा है। और देखो बनिया, आप बनिए को उसकी जगह से बाहर निकाल सकते हो, बड़ी जगह पे ला सकते हो, उसके अंदर से बनिए बने को आप निकाल नहीं सकते। मैं अभी मेरी जॉब लग गई सर, मैंने पहला पैसा वैसा कमाया था, तो मैंने अपने घर पे पिताजी को AC लगवा के दिया। और मैंने उनको पूछा, जब गर्मी का सीजन आया ना, पापा को पूछा, मैंने कहा पापा जब गर्मी लगती है तो क्या करते हो?
बोले बेटा एसी के सामने जाके बैठ जाता हूँ। मैंने कहा वेरी गुड। और मैंने कहा ज्यादा गर्मी लगती है तो क्या करते हो? बोले बेटा फिर मान मार के एसी चालू कर ले। कुछ भी चल रहा है उनका यार। तो सर मैं जब 21 साल का हुआ तो मुझे पापा ने अपने पास बुलाया। बोले वैभव, हमारे समाज में बहुत कम लोगों को पता है कि तुम इतने अच्छे कॉमेडियन हो। अच्छा, पिताजी तारीफ करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हैं। पिताजी बोले अपने समाज में बहुत कम लोगों को पता है कि तुम इतने अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन हो। बेटा हमारी और बदनामी फैले उससे पहले शादी करते। अरे पिताजी के डायलॉग ऐसे होते। मैं गया था पापा के पास, मैंने कहा पापा मैं स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहता हूँ। पापा कह रहे नहीं बेटा तुम पे हंसेंगे। मैंने कहा वही तो मैं चाहता हूँ। तो पिताजी बोले बेटा अपनी सोसाइटी में बहुत कम लोगों को पता है कि तुम इतने अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन हो, इससे पहले हमारी और बदनामी फैले, शादी कर लो। मुझे पिताजी की बात जच गई। सर मैं फोटो खिंचवाने गया। ये डिजिटल फोटोग्राफी क्या कमाल की तकनीक आई है सर। उस बंदे ने हमारे चेहरे के साथ ऐसी लीपा पोती की कि मध्य प्रदेश की सड़कें मुंबई पुणे हाईवे नजर आने लगी। मैं फोटो लेके गया। मैंने पापा को फोटो दिखाई। पापा ने बड़ी देर तक फोटो को घूरा और बोले गधा भी फोटो में इंसान लग सकता है। बोले गधा भी फोटो में इंसान लग सकता है, ये पहली बार पता चला है। डिजिटल फोटोग्राफी ये क्या बला है? अब मैंने सोचा पापा को टेक्निकली कैसे समझाऊंगा कि एडिटिंग, जूम, पिक्सेलेटिंग। मैंने उनको बड़ी आसान भाषा में समझाया और आपको भी समझ में आया कि आगे से मुझे पता चले। मैंने कहा पापा बस समझ लो डिजिटल फोटोग्राफी एक ऐसी मशीन होती है। मैंने कहा पापा समझ लो बस डिजिटल फोटोग्राफी एक ऐसी मशीन होती है जिसमें इस तरफ से प्रियंका चोपड़ा को डालो तो इस तरफ से प्रियंका चोपड़ा निकलती है। मेरे पिताजी बोले अच्छा मान लो इसी तरफ से प्रियंका चोपड़ा को डाल। सर आप तो इस बात को मानते भी होंगे, जानते भी होंगे कि आदमी की उम्र हो जाती है कि नरमान नहीं जाते। तो मेरे पिताजी बोले मान लो इसी तरफ से प्रियंका चोपड़ा को डालने को। मैंने कहा पिताजी दुनिया में कोई बिरला ही होगा जो ये भ्रम पालेगा। मैंने कहा पिताजी दुनिया में कोई बिरला ही होगा जो ये भ्रम पालेगा, और जिसके पास प्रियंका चोपड़ा होगी फिर मशीन में क्यों डालेगा? पिताजी बोले अच्छा एक बात बताओ, इस तरफ से मुझे डाले तो उस तरफ से जॉन अब्राहम निकल जाएगा। बोले मान लो इस तरफ से मुझे डाले उस तरफ से जॉन अब्राहम निकल जाएगा। मैंने कहा पिताजी आपको जॉन अब्राहम बनाते बनाते मशीन का दम निकल जाएगा। बहरहाल लड़की वालों को फोटो भेजी गई। अब सर मैं छोटे गांव से आता हूँ, मैं गांव में फोटो खिंचवाई थी वो ओपन में। अब हुआ क्या कि मेरी फोटो के साथ पीछे गधा भी आ गया, पर मेरे पिताजी भी ठहरे बन गए। उन्होंने दूसरी फोटो नहीं खिंचवाई, उन्होंने वही फोटो भेजी और साथ में एक चिट्ठी रख छोड़ी जिसमें लिखा हुआ था कि दाईं तरफ वाला मेरा बेटा है। अब सर एक हफ्ते बाद हम लोग मिलने के लिए गए। अब मैंने भेजी थी पासपोर्ट साइज फोटो। जैसे लड़की वालों से मिलने के लिए गए, सबसे पहले तो लड़की के पिताजी ने मुझे ऊपर से नीचे तक ताड़ा, फिर कर दिया मेरी इज्जत का कबाड़ा। पिताजी से बोले भाई साहब ये क्या कमाल दिखाया है? पिताजी से बोले भाई साहब ये क्या कमाल दिखाया है? लड़का पैदा किया है कि गन्ने के खेत में हुआ है? लेकिन जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि अपना बेटा और दूसरे की पत्नी सबको प्रिय होती। तो पिताजी बोले नहीं नहीं हमारा लड़का बहुत ही नेक है। बोले नहीं नहीं हमारा लड़का बहुत ही नेक है, सकल सूरत है, हाइट से पूरा अभिषेक है। लड़की के पिताजी बोले माना आपका लड़का अभिषेक बच्चन है। लड़की के पिताजी बोले माना आपका लड़का अभिषेक बच्चन है तो आप इतना क्यों करते हैं? हमारी लड़की भी ऐश्वर्या से कम नहीं, कहीं विवेक हमारे मोहल्ले में रहते हैं, कहीं सलमान इसके कॉलेज में पढ़ते हैं। ये तो हादसे होते रहते हैं सर। अभी कुछ रिसेंट टाइम की बात कर लेते हैं। अभी 2-2.5 साल का लॉकडाउन था। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया? ऑलमोस्ट आप सभी लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया। आपने एक चीज ऑब्जर्व की, वर्क फ्रॉम होम करने की वजह से सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। आप मानते हैं इस बात? आप नहीं मानते? मानते हैं? मैं आपको कारण बताता हूं। वर्क फ्रॉम होम करने की वजह से हम सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी, क्योंकि अब मैनेजर से ज्यादा बीवी को दिखाना जरूरी था कि मैं काम करता हूं।
और आपको मैं जस्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए बता दूं, इस लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए। सर मेरी बेटी भी लॉकडाउन के पहले पैदा हुई थी, और वो कहते हैं बच्चे वही सीखते हैं जो सबसे ज्यादा वो सुनते हैं। अभी सर मेरी बच्ची 2.5 साल 3 साल की हुई, और उसने अपने पहले 2 सेंटेंसेस बोले सर, एंड टू बी ऑनेस्ट एज अ फादर आई गॉट रियली इमोशनल। उसके पहले 2 सेंटेंसेस थे, एम आई ऑडिबल? कैन यू गाइस हियर मी? मेरे को लग रहा है वो बोलने वाली है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। बहुत सारी चीजें हुई सर लॉकडाउन में। और एक चीज आप देखिए कि लॉकडाउन के समय पे सारे वैज्ञानिक लगे हुए थे कहीं से वैक्सीन बन जाए, सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स लगे हुए थे कि कैसे भी करके लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन हमारे देश की औरतें, ये लोग फेसबुक पर साड़ी चैलेंज खेल रही थी। साड़ी पे अपनी फोटो खींच के डालो, 10 दोस्तों को टैग करो कि तुम भी साड़ी फोटो खींच के डालो, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि अगर कोविड वैक्सीन से ना भी जाए तो बेइज्जती से तो जाएगी जाए। कोरोना का वायरस भी तो देखो था, तुम ये कर लो, मैं जब तक ड्रीम 11 की टीम बना लेता। और सर बहुत सारा टाइम हम लोगों ने घर पे बिताया, काम वाली बाई नहीं आ रही थी। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी अपना लैपटॉप साफ नहीं किया होगा, उनको बर्तन साफ करने पड़े। ये काफी रिलेटेबल हो गया। ऐसा बिगेस्ट थिंग ना क्या हुआ था कि हम सब ने, आप सबने शादी में ये वचन दिया होगा अपनी पत्नी को कि 7 जन्म तुम्हारे साथ रहूंगा। लॉकडाउन में वो 7 पूरे हो गए। इतना टाइम बिताया पत्नी के साथ सर, मेरे को बहुत सारी नई नई चीजें पता चली मैम मेरी वाइफ के बारे में। पहली चीज मुझे अपनी वाइफ के बारे में पता चली, शी इज अ क्विक डिसीजन मेकर, एंड इन जनरल आई बिलीव दैट वुमेन आर क्विक डिसीजन मेकर। हम आदमी लोग ना हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मुझे घर के लिए एसी खरीदना था। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एलजी का एसी था, हिताची का एसी था। इसमें 5 साल की वारंटी थी, 10 साल की वारंटी। इसमें एल्यूमिनियम कंडेंसर और कॉपर कंडेंसर 32,000 था, 45,000 था। मैं भयंकर कंफ्यूज। मैंने अपनी वाइफ को पूछा कौन सा लेना चाहिए, इट्स लाइक एलजी का एसी, एंड आई वाज डैम इम्प्रेस्ड। शी इज गोइंग विद द ब्रांड, सो आई आस्क्ड माय वाइफ, हाउ डिड यू डिसाइड यू वांट टू बाय द एलजी एसी? इट्स लाइक, यू नो द फ्लावर ऑन द एसी विल मैच द विंडो कर्टन। सर उस दिन मैंने 45,000 रुपए का वॉल डेकोर खरीदा है, जो कभी कभी रूम भी ठंडा करता है। बट रिसेंटली आई हैव टू चेंज माय एसी। नहीं खराब नहीं हुआ, घर के पर्दे चेंज हो गए। दूसरी चीज मैंने उसके बारे में ऑब्जर्व की ना, अटेंशन टू डिटेल, बहुत छोटी छोटी चीजें पकड़ लेती है। हम लोग उस समय न्यूज वगैरह देखते थे ना, यूट्यूब पे देखते थे, हम एक देखते थे कि हमारे पुणे के पास के एरिया में व्यापारी का मर्डर हुआ था, और वो देखा देखिए कितनी बुरी तरीके से की गई है इस व्यापारी की नशे से हत्या। मेरे बैठो जो पीछे लो, पीछे लो, पीछे लो, मुझे पता नहीं इसको कौन सा सबूत दिख। मैंने पीछे लिया, बोलती वैभव देखो ना इस डेड बॉडी के बेडरूम के पर्दे कितने सही लग रहे हैं। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम, अपनी दीवारों के साथ नहीं जाएंगे वो। सर 7 साल की शादी के बाद अपनी पत्नी की हाँ में हम मिलानी पड़ती है। तो ये सारी चीजें मुझे पता चली सर। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे कितने लोग हैं जो बड़े शहरों में पले बड़े हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन, नो आप सर? और कितने लोग हैं जो छोटे शहरों से, छोटे गांव से आते हैं? बहुत सारे लोग हैं सर, मैं भी बहुत छोटे से गांव से आता हूँ। देखिए क्या होता है ना, छोटे शहर बड़े शहर के बच्चों में अंतर बहुत होता है सर। क्योंकि आप देखो बड़े शहर के बच्चे अगर जू में जाते हैं और अगर मान लीजिए टाइगर सो रहा है तो कितने टाइगर स्लीपिंग सो क्यूट, और ये जो गांव वाले बच्चे होते हैं ये अगर जू में जाते हैं और शेर सो रहा होगा, अब और बेहतर बाप लोग आए मिलने के लिए। दैट इज द डिफरेंस। और आप देखिए कि गांव के जो बच्चे होते हैं, शहर के जो बच्चे होते हैं, उनको हमेशा अपने फादर से शिकायत रहती है कि उनके फादर उनको ज्यादा टाइम दे नहीं पाते। सर मेरे पापा की दुकान भी घर पे थी। मेरी सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि मेरे पिताजी मुझे जरूरत से ज्यादा टाइम देते थे। यकीन मानिए मैं 10 साल का था, पापा ने मुझे बुलाया, बोले वैभव आओ आज तुम्हें पेंटिंग सिखाते हैं। मैम उस दिन मैं शॉप में आ गया, मुझे उस दिन पता चला मेरे पिताजी को बच्चे पीटने के अलावा भी कोई आर्ट आता है। पर मैं इंटरेस्टेड था, मैंने कहा पापा चलो पेंटिंग सीखते हैं। पापा ने कहा नहीं जॉब वाले कपड़े चेंज करके आओ। मैंने कहा क्यों?
पापा बोले बेटा नए कपड़ों पे डिस्टेंपर गिर गया तो छूटेगा नहीं ना। डिस्टेंपर। अग्रवाल सर उस जालिम आदमी ने 10 साल के बच्चे से 10 बाय 10 की दीवार पेंट कर है। नेक्स्ट दिवाली के I got admission to the advanced painting classes. अब मैं घर की दीवारों के साथ साथ पुराने कूलर भी पेंट कर रहा था। मेरे मोहल्ले के बुड्ढे चिढ़ाने लगे थे और मकबूल फिदा हुसैन। मैं लिटरली केवल मुझे इतना गुस्सा आया, मैं मम्मी के पास गया। मैंने कहा मम्मी पापा मुझसे क्या बाल मजदूरी करवा रहे हैं। और मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं बोलते पापा के बारे में, ये बाल मजदूरी नहीं है। मैंने कहा मम्मी कैसे नहीं है बाल मजदूरी। मम्मी ने कहा बेटा बाल मजदूरों को काम करने के बाद पैसे मिलते हैं। मैं पापा के पास गया, मैंने कहा पापा आज से फ्री में पेंटिंग नहीं होगी। बोले अच्छा। मैंने कहा पेंटिंग के पैसे देने पड़ेंगे। बोले अच्छा। क्या करोगे पैसे का। मैंने कहा पापा पैसा इकट्ठा करूंगा। बोले क्या करोगे पैसा इकट्ठा करके। मैंने कहा पापा डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। दुनिया का कौन सा सगा बाप अपने बच्चे से इतना काम करवाता है यार। बट माय फादर स्मार्ट मैन। एक बार मेरे को बुला कर रहा गिरे 10 करोड़ भाग के 2 गोल्ड लेके गया। और मैंने कहा पापा आप तो सिगरेट नहीं पीते। बोले नहीं यार कभी कभी बहुत टेंशन होती है पी लेता हूँ। ये 10 करोड़ भाग के 2 गोल्ड लेके गया। मैंने कहा नहीं पापा 2 रुपए और दो। खुली 6 की एक आती है। पागल तुझे कैसे पता। लाओ 10 का नोट भी वापस है। और उसके बाद सर पिताजी ने जो मोहल्ले में दौड़ा दौड़ा के पीटा है ना, मतलब मेरी उम्र के लड़के छोड़ो तो अंकल भी 20-20 साल से सिगरेट पी रहे थे, एक आध हफ्ते उन्होंने भी हाथ नहीं लगाया। लेकिन कहते हैं ना छोटे शहरों के जो बाप होते हैं, जो पिताजी लोग होते हैं, वो कभी बच्चों की एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो मेरे पिताजी ने जब मैं 6th स्टैंडर्ड में गया उन्होंने मुझे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। और आप सबको पता कॉन्वेंट स्कूल में क्या होता है। पहले दिन टीचर आती है, आपको बताती है, आपका सिलेबस बताती है। हमारी टीचर है, उसने बताया कि वैभव 6 से 7 we will have PT classes, 7 to 8 we will have language classes, 9 to 10 we will have painting classes. सर मैं अगले दिन स्कूल से भाग के आया, 4 फ्लोर की बिल्डिंग इतना कौन पेंट करेगा यार। पर होते हैं पिताजी लोगों के। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि आप सब ने ये चीज जरूर सुनी होगी और ये अगर आप लोगों को रिलेटेबल लगे तो आप मुझे बताइएगा तालियों से। हमारे जो इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं, इंडियन फादर्स जो होते हैं, आप उनसे जब भी पूछो कि पापा आप इतना टेंशन क्यों लेते हो या पापा आप इतना रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाते हो, उनका एक डायलॉग होता है और ये डायलॉग आप सबने सुना होगा, बेटा जिस दिन बाप बनोगे ना उस दिन पता चलेगा। बेटा जिस दिन बाप बनोगे ना उस दिन पता चलेगा। और अग्रवाल सर मेरे पिताजी ने बचपन में मुझे ये बात इतनी बार बोल दी थी कि मेरी जिंदगी का लक्ष्य बन गया था। लाइफ गोल बाप बनना। मतलब भले मुझे प्रोसेस में पता लेकिन मेरे को गोल पता था। और हमारे स्कूल के टीचर भी ऐसे हो गए थे ना, हालत के टीचर बोलते थे कि तुम क्या बनोगे। सर मैं डॉक्टर बनूंगा। तुम क्या बनोगे। सर मैं इंजीनियर बनूंगा। वैभव तुम क्या बनोगे। सर मैं बाप बनूंगा। टीचर ने क्या करोगे बाप बन के। मैंने कहा सर जिस दिन बाप बनूंगा उसी दिन पता चलेगा। बट अगेन jokes apart sir, sir, the day I became father I realized it's such a big pressure to be a father, especially when you're not married. और लिटरली ना ये पिताजी इतने इमोशनल हो जाते हैं ना डायलॉग बोलते समय कि कई बार लॉजिक भूल जाते हैं कि मेरी बहन से झगड़ा हुआ तो उसको बोल रहे बेटा जिस दिन तुम बाप बनोगी ना। कहीं पापा इमोशन ठीक है, थोड़ा सा केमिस्ट्री का भी ध्यान रखो। ये सब चलता रहता है। अच्छा मेरे साथ तो सर क्या हुआ है, मेरे पिताजी अभी मेरे पुणे में जॉब है, मेरे साथ रहने के लिए पुणे में आ गए। मैं आपको बता नहीं सकता ये जो जितने भी पेरेंट्स होते हैं ना, ये लोग जब गांव में रहते हैं दे आर लाइक नरेंद्र मोदी, जो बोल दिया सब सही है।
और जैसे ही शहर में बच्चों के साथ रहने के लिए आते हैं, इनकी हालत हो जाती लाल कृष्ण आडवाणी जैसे। बोलने से पहले 4 बार सोचते हैं और बोलते भी ऐसे जैसे विक्टिमाइज्ड हो। अग्रवाल सर, एक बार मैंने अपने पापा को पूछा, मैंने कहा पापा चाय पियोगे? हाँ, किसी के लिए बन रही होगी तो पी लेंगे। पापा घर में सिर्फ 2 लोग, एक मैं जो सवाल पूछ रहा है, एक आप जिसको जवाब देना है, पर चलती रहती थी नौटंकियां। और सर मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे आके मेरे पिताजी इतने फ्री हो गए, इतने फ्री हो गए, वो सुबह शाम दिन रात क्राइम पेट्रोल देखते रहते। अब जिन लोगों ने भी क्राइम पेट्रोल देखा है उनको एक बात पता है, क्राइम पेट्रोल शुरू के 4 एपिसोड तक रहता है क्राइम पेट्रोल, उसके बाद वो बन जाता है कौन बनेगा करोड़पति। आप ही घर पे बैठे बैठे गैस कर रहे हो तो ये कातिल है। सर एक दिन मेरे पापा मेरे को बोल रहे थे वो ये कातिल है, मैं कहा नहीं पापा वो होस्ट है। लिटरली क्राइम पेट्रोल का दिमाग पे असर होता है, साइकोलॉजिकल असर होता है। मुझे बुला के बोलते हैं वैभव तुम्हारी पल्लवी से लड़ाई तो नहीं होती? ना, पल्लवी मेरी वाइफ का नाम है। मैंने कहा नहीं पापा बिल्कुल लड़ाई नहीं होती। बोले हाँ बेटा उससे बिल्कुल लड़ाई नहीं करना। मैंने कहा हाँ पापा किसी की बेटी है शादी करके घर लाए, देखभाल करनी चाहिए। पापा बोले बेटा वो बात नहीं है, वो एक्चुअली क्राइम पेट्रोल में दिखा रहे थे। पति पत्नी का झगड़ा हुआ, पत्नी ने गुस्से में आकर पति का कत्ल कर दिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बड़े से सूटकेस में रख के फेंक दिया। मैंने कहा पापा हाँ ये सही रीजन है लड़ाई नहीं करने का। और सर उसके बाद मैंने 2 काम किए। पहला तो पापा को समझाया कि पापा क्राइम पेट्रोल में सब हम गलत कहानियां दिखाते हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा, घर के सारे बड़े सूटकेस फेंकवाए। तो मेरे पिताजी का क्राइम पेट्रोल का भूत नहीं उतर रहा है। मतलब एक बार मैं आया वो क्राइम पेट्रोल देख रहे थे, मैंने उठा के चैनल चेंज कर दिया। सर मेरी किस्मत खराब, दूसरे चैनल पे बागबान आ रही थी। उसमें अमिताभ बच्चन बोल रहे थे जिन बच्चों को हमने बोलना सिखाया आज हमारे ऊपर ही चिल्ला रहे। मैंने उठा के वापस से क्राइम पेट्रोल लगा दिया। कम से कम क्राइम पेट्रोल ये तो दिखाते बच्चों को छोड़ के भी दुनिया में बुरे लोग हैं। और मैं उनको बोल रहा हूँ, मैंने कहा पापा आप क्राइम पेट्रोल ही देखते रहते हो यार, टीवी में और भी चीज आती, कुछ और भी देखा करो। And he took my advice seriously. He started watching सावधान इंडिया। और साइकोलॉजिकल असर ना उनका इतना ज्यादा हो गया, एक एपिसोड में उन्होंने देख लिया कि घर की जो काम वाली बाई है उसने अपने मालिक को अमीर समझकर अपने पति के साथ मिलकर उनका कत्ल कर दिया। अब हमारे घर के 50 साल की लता दाई काम करती है, उसको कोई आइडिया नहीं है पिताजी क्या देख कर बैठे हुए। वो बेचारी काम कर रही थी, मेरे पिताजी लता दाई हो साहब हम लोग बहुत गरीब हैं। लता जी हो साहब हम लोग सच में बहुत गरीब हैं। और अब आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि लता ताई को मेरे पिताजी की गरीबी पे इतना भरोसा हो गया है कि दीपावली पे सोन पापड़ी का डब्बा और 100 रुपए वो देके जाते। मेरे पिताजी मानने को तैयार नहीं, वो बेचारी लता चली गई, एक और दूसरी काम वाली आई, उसकी एज थोड़ी कम थी। तो एक दिन मेरे पिताजी सोफे बैठे बैठे बोलते हैं वैभव तुम्हें पता है क्राइम पेट्रोल में जो कहानियां दिखाते हैं वो सच होती है। और उन्होंने टीवी चालू कर दी और टीवी पर आते ही अनूप सूर्य निकले, आइए आज हम दिखाएंगे आपको एक दिल दहला देने वाली घटना, कैसे घर में अकेली पाकर बाप बेटे ने कामवाली के साथ की साथ क्या चल रहा है ये। और लिटरली यार एक बार क्या हुआ ना उस समय, और ये जो है मेरी वाइफ के साथ जो उन्होंने बोला था ना कि बेटा वो काट के फेंक दिया, ये उस समय की बात है सर जब बाहुबली 2 रिलीज हुई थी। पूरी दुनिया को जानना था कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो मेरी वाइफ भी मुझसे बोली बेबी मुझे अभी बाहुबली 2 का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना। सर मैंने सारी ऑनलाइन वेबसाइट सर्च की, कहीं पर भी बाहुबली 2 का फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं मिल रहा। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा कि बेबी मुझे तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं करना है, काम करो तुम कहीं से ढूंढ के बुक कर लो। और सर आप यकीन नहीं मानोगे विमेन सुपर पावर उसने कहीं से ढूंढ के बाहुबली 2 की फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट बुक कर ली। हम लोग थिएटर में घुसे, हॉल में अंधेरा था, हम लोग फर्स्ट रो में जाके बैठे। बाहुबली के सर पर्दे पे ग्रैंड एंट्री हुई, बाहुबली ने पहला डायलॉग मारा
मेरे और मेरी वाइफ दोनों के होश उड़ गए। बाहुबली की पर्दे पर ग्रैंड एंट्री हुई और बाहुबली ने पहला डायलॉग मारा, यन्नार विंद चेलियन गिंददार लारा बाहुबली। I looked at my wife. You booked तमिल वर्जन। लेकिन शादीशुदा लोग जानते हैं, बीवी ने मूवी बुक की थी, 2.5 घंटे तमिल में बाहुबली 2 देखनी पड़ी। सर यकीन मानिए, दुनिया का पहला वो आदमी था जिसको बाहुबली 2 देखने के बाद भी पता नहीं चला कदप्पा ने बाहुबली का क्या मारा। और नई नई शादी हुई थी, मैं पहली बार सर वो पॉपकॉर्न की लाइन में लगा और जैसे मेरा नंबर आया, मैंने पॉपकॉर्न वाले को बोला, मैंने कहा भैया क्या लूट मचा रखी है, 50 रुपए के 2 पॉपकॉर्न। वो कह रहा गरीब ढंग से देख 250 रुपए लिखा हुआ है। You know sir, that day I realized it's not the line of poverty which decide who's rich and who's poor. It's the bloody line of caramel popcorn which decide who's rich and who's poor. बट बीडी को इम्प्रेस करने के लिए सर उस दिन 500 रुपए की पॉपकॉर्न बकेट खरीदी मैंने। वो आज भी मेरे घर के शोकेस में रखी हुई है, हमारे प्यार की निशानी। जब भी मेरी बीवी से झगड़ा होता है और मुझसे कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ये देख अब इससे ज्यादा और क्या प्यार कर लो। सर 2.5 घंटे तमिल में बाहुबली 2 देखने के बाद हम लोग बिग बाजार के सामने से जा रहे थे और ऑब्वियसली मैं उस पर गुस्सा था, मैं उस पर चिल्ला रहा था कि तुमको बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, तुमने तमिल में मूवी बुक कर ली, 2.5 घंटे तमिल में मूवी देखनी पड़ी। मैं कह वैभव सुनो ना, एक काम करते हैं, बिग बाजार से घर के लिए 2 बड़े सूटकेस खरीद देते हैं। मैं कहा नहीं, दोबारा हिंदी में देख लेंगे, जान है तो जहान है। एक बार मैं ऑफिस से आया तो मैं हॉल में, पिताजी किचन में, मैं किचन में, वो वापस से हॉल में, मैं हॉल में, वो बेडरूम में। मैंने पापा को बुलाया, मैंने कहा पापा इधर आओ। क्या हो गया बेटा? वो क्राइम पेट्रोल में दिखा रहे थे, एक बेटे ने जायदाद के चक्कर में बाप का कत्ल कर दिया। अग्रवाल सर आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने पापा को बिठाकर आधे घंटे तक समझाया कि पापा आपके पास जायदाद नहीं है। तब जाकर उनको भरोसा हुआ मैं घर में सेफ हूं। यही सब चल रहा था और उनको क्या लगता है ना कि अभी इधर पे वो आए हैं तो बच्चों के साथ कुछ ना कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, उस हर चीज साफ कर रहे हैं। एक दिन मेरे को ऊपर आके बोलते वैभव मैंने तुम्हारी कार शीशे की तरह चमका दी है। मैंने कहा पापा क्या उल्टे सीधे काम करते रहते हो? बोले तो मैंने तुम्हारी कार चमका दी, ऊपर से तुम बोल रहे क्या उल्टे सीधे काम करते रहते हो? मैंने कहा पापा अपने पास कार नहीं है। दूसरे दिन शर्मा जी घूम रहे भी नहीं। अच्छा एक चीज और है, मैं थोड़ा सा अभी आप लोगों को अपनी यंग एज में भी थोड़ा लेके जाऊंगा, आप लोगों को थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा। लेट मी टॉक अबाउट माय लव लाइफ सर। यू नो आई मेट माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड एट अ वेरी यंग एज ऑफ 27। जो लोग हंस नहीं रहे हैं उन्होंने 28 में बनाई होगी। जो भीड़ में ऐसा बोलते हैं सबसे ज्यादा यही करते हैं, आपको पता ही है बात। बट सर टू बी ऑनेस्ट मेरी गर्लफ्रेंड का पहला बर्थडे था एंड आई वांटेड टू इम्प्रेस हर, सो आई टुक हर टू दिस वंडरफुल स्पोर्ट्स बार, लाइव स्ट्रीमिंग इंडिया पाकिस्तान मैच, एंड सर व्हाट अ बर्थडे इट वाज। सहवाग स्कोर्ड सेंचुरी ऑन 76 बॉल्स, इंडिया वन द मैच इन 48th ओवर। पता नहीं क्या हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को उसके मैच के बीच में बोल रही है वैभव आई थिंक इट्स ओवर। नो बेबी इट्स जस्ट 3 balls, ओनली आफ्टर 6 balls इट विल बी कॉल्ड एन ओवर। पता नहीं मैंने क्या गलत बोला, वो चली गई। बट मैंने उससे पूछा मेरा लास्ट चांस था सेव माय रिलेशनशिप, सो आई आस्क्ड हर व्हाट डू यू वांट एज अ बर्थडे गिफ्ट एंड शी टोल्ड मी वैभव गिव मी समथिंग व्हिच मेक्स मी लुक हॉट एंड ब्यूटीफुल। I did a market research and gifted her this wonderful book called Learn Photoshop in 30 Days. Again मुझे पता नहीं मैंने क्या गलत किया, वो थप्पड़ मार के निकल गई। You know sir, that day I could feel the pain of breakup in my jaws, but I didn't give up. I made another girlfriend. She was an HR.
She approached me first because only an HR knows the true value of a cheap and experienced resource. And trust me, I was both. But our relationship could not last longer because after each and every day, she used to send me email with my performance rating. And finally we broke up. And after 15 days, she called me up. She's like, Vaibhav, can you recharge my mobile phone? I said, don't you remember we broke up 15 days ago? She's like, yeah, but you are still under notice period. But then finally, I made another girlfriend, my third girlfriend. We were in a long distance relationship. It's not because we were living in a different city or different state. We were in a long distance relationship because she never allowed me to come closer. Agarwal sir, I was more into a Manmohan Singh situation. But I was appointed as a boyfriend, but not allowed to do anything what a boyfriend is supposed to do. But one night, our love crossed all the limits. We lost our senses. And that mistake happened to which every Indian man is scared of. We got married. And let me tell you, sir, marriage gives a 180-degree shift to your life. Because after your marriage, your life shifts from a sports bar to Vim bar. क्योंकि इसमें सोनी को की शक्ति. Your life shifts from a late night party to Bharatiya Janata Party. No meat, no alcohol, only Patanjali Gomur. Your life shifts from buying weed and vodka to buying milk, sugar, garam masala, chole masala. Sir, my wife was also a working woman, and I respect that a lot, right? And I don't expect my wife to cook, but since we became parents, she told me that she wanted to become a housewife. And I told her that that's fine, you want to become a housewife, but let's continue with our cook. But she told me one thing, Vaibhav, there's nothing in this world I cannot learn. And I'm glad to inform you, sir, my wife is learning to cook for last 7 years. And my stomach is learning to digest. Now I can digest anything, uncooked food, cooked food, overcooked food, glass, stone, meter, star, anything. And sir, so far she has cooked dal tadka, dal fry, dal makhni. I'm just waiting for the day she cooks dal tasty. And you won't believe, every morning I go to my kitchen, I find at least 10 to 20 cockroaches dead on the floor. No, you all are guessing it wrong. They don't die because they eat my wife's food. No, those bloody cockroaches die because of their own ego. Because cockroaches in my house prefer to starve and die rather than eating my wife's food. You know that awkward moment when you realize that cockroaches in your house have more self-respect than you. And एक दिन ना मेरी वाइफ ने मेरे एक सरदार फ्रेंड को इनवाइट किया. His name was Satpal. And after the dinner, my wife told Satpal, tell me honestly, how was the food? And I must not remind you, these Sardars are damn honest. Satpal told my wife that her chapatis have more elasticity than a rubber band. Her chicken curry can be used as a chemical weapon for World War III. Her gulab jamuns are so strong that can be used to destroy the Pakistani chowkis on the border. But sir, you won't believe that somewhere deep within my heart, I was damn happy. It's not because Satpal was saying what I always wanted to say. I was damn happy because after such a long time, I was seeing a Sardar speaking. And that too in front of a lady. But literally, sir, they say, and it's true for everyone, they say that we should never give up, right? We should never give up. We should keep trying, keep trying, keep trying. And recently on our anniversary, our 7th marriage anniversary, she made this wonderful chocolate brownie cake. It was looking so delicious. And I told my wife that this chocolate brownie cake is looking so tasty. It's like, no, it's not chocolate brownie cake. This is vanilla cake, but thoda sa jal gaya.
But again, I should not, say that marriage is a bad thing. There are a lot of advantages of getting married, right? Because it's your marriage which gives you confidence to lie in a show and tell everyone that marriage is the best thing in the world. But there are advantages, right? And the first and the biggest advantage of getting married is that only after my marriage, I came to know the difference between office wear, casual wear, and night wear. Because you all will relate that as a bachelor, one Iron Man printed black t-shirt works for all. If it is clean and ironed, it's an office wear. If it is unclean and ironed, it's a casual wear. But if it smells like a dead rabbit, it's perfect as a nightmare. Because the smell is too powerful that kills all the mosquitoes in the radius of 5 kilometers. And you can rest in peace. और अभी जो लोग थोड़ा शांत हो गए थे, अगली लाइन अगर आपको रिलेटेबल लगे तो अभी चालू हो जाएगा. The biggest, the most shocking piece of information. The most shocking piece of information I came to know after my marriage is that bed sheets can be washed. Because as a bachelor we use our white bed sheets until it changes its color to 50 shades of grey. And when it cannot bear this much of pressure, it is torn into the pieces and deployed as पोछे का कपड़ा. Sir, you would believe मेरी शादी के बाद मुझे पता चला कि पोछे का कपड़ा can be bought from the market. वरना तब तक तो मैं वेट करता था घर की चादर फटे तो घर में पोछा लगे. And the last and the biggest advantage of getting married is that no matter how terrible your boss is, just after 2 years of your marriage, you will start loving him. Because it will take you 2 years to realize that comparatively your manager makes much more sense. Because none of your manager is going to ask you this question every Friday. Am I looking bad? And trust me, if your manager asks so, at least you have a liberty to say yes. You are looking as fat as you looked last Friday. But again, a caution for all the married people. The last sentence was performed by a professional. Don't try this at home. अरे चलिए मैं आपको फिर से आपके बचपन में लेके चलता हूँ. एक चीज आप सबकी जो मम्मियां हैं, आपने बचपन में देखा होगा, सबकी मम्मी सुपरस्टिशियस थी. हर इंडियन मॉम होती सुपरस्टिशियस, राइट? सर मेरी मम्मी अलग लेवल की सुपरस्टिशियस. मेरी मम्मी इतनी सुपरस्टिशियस है कि अगर हमारे घर में दूध उबल के गिर जाता है ना, तो मेरी मम्मी कहती शनि की ग्रह दशा चल रही है. ऊपर से शनि भगवान नीचे देख के बोलते हैं आंटी किसी चीज की जिम्मेदारी तो खुद ले लिया करो. मतलब आप सोचो, लोगों को बिजनेस में करोड़ों का नुकसान हो रहा है. सलमान खान की 50 साल की उम्र में शादी नहीं हो रही है, और मेरी मम्मी को लगता है कि शनि भगवान सवेरे 7 बजे उठकर अपनी डायरी चेक करते होंगे गुप्ता जी के घर का दूध गिराना. बट सर मेरी मम्मी हमेशा सुपरस्टिशियस नहीं थी. जब वो शादी करके मेरे फादर के होम टाउन में आए तो हमारे घर के जो पंडित जी उन्होंने मम्मी का हाथ देखा और हाथ देखकर बोले बेटा अगले 1 साल में आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है. 10 महीने बाद मैं कहता हूँ तब से मम्मी का सुपरस्टिशन अलग लेवल पे चल रहा है. और मैं सच बता रहा हूँ, मैं सर बचपन में बहुत ही हैरान टाइप का बच्चा था. मैं क्लास में मस्ती कर रहा था, मेरे टीचर कह जाओ पापा को बुला के लाओ. मैं टीचर से पापा को बुला लाया. पापा बोल रहे टीचर बोल रहे ये कौन है? मैंने कहा आपके पापा, आपने बुलाया. मैं बच्चा था, मेरे सामने दुबई से रहने के लिए आया अपनी वाइफ के साथ. और वो क्या था, वो पोएट थे, तो उनका हमेशा इधर उधर घूमना चलता था, पूरी इंडिया घूमते. उनकी बस एक ही गंदी आदत थी. और जब भी लौट के आते थे तो मेरे से शुरू कर देते, वैभव तो पता है ताजमहल कहाँ है? मैंने कहा कल नहीं पता. बोले बेटा ताजमहल आगरा में है, कभी कभी घर से बाहर भी जाया करो. ठीक है भाई. फिर दूसरी बार आया, बोले वैभव तुम्हें पता है इंडिया गेट कहाँ है? मैंने कहा नहीं अंकल. बोले बेटा इंडिया गेट दिल्ली में है, कभी कभी घर से बाहर भी जाया करो. मैं परेशान. तीसरी बार दुबई जी आया, मैं दौड़ के बस चला गया उनके पास. मैंने कहा दुबई जी आपको पता है सत्यप्रकाश चौधरी कौन है? तो बोले नहीं. मैं कभी कभी घर पे भी आ रहा हूं.
ये सब हरकतें चलती रहती है। एक चीज आप लोगों ने हमारे मिडिल क्लास घरों में एक चीज आपने देखी होगी, जब भी घर में मेहमान आते हैं ना सर, अगले बार सर आपने तो बहुत ज्यादा ये रिलेट की होगी कि घर में जब भी मेहमान आता है ना हमारे मम्मी पापा शुरू हो जाते हैं, बेटा अंकल को डांस करके दिखाओ, बेटा आंटी को गाना गा के सुनाओ। और हमारे घर के मेहमान जाते जाते 10 का नोट देकर जाते हैं, जिसमें से हमारे बनिया पिताजी 9 रुपए का टीडीएस काट के हाथ में 1 रुपया देते हैं। सर आप यकीन नहीं मानोगे, 7 साल की उम्र तक तो मुझे लगता था कि मेरे नाचने गाने की वजह से हमारा घर चल गया। मैं पापा को देख के सोचा करता था यार पापा 2-4 ढूंढ के आप भी लगाया करो, घर में 4 पैसे एक्स्ट्रा आएंगे। पर मेरे को डांस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार उनका सॉन्ग सिलेक्शन, मतलब मेरी बहन डांस करती तो गाने बजते थे के सरा सरा ओ जाने जाना, मेरा डांस करने का नाम आता था, टाइम आता था तो गाने बजते थे नी बड़ा। मैं क्या चाह क्या रहे हो। और एक बार क्या हुआ ऐसे, बचपन में मेरे घर में अंकल आंटी बैठने के लिए आए और आदत की वजह से मेरी मम्मी शुरू हो गई, अच्छा वैभव टेल अंकल व्हाट डज अ लायन से, लायन से ओके टेल व्हाट डज अ कैट से, कैट सेज मियाओ, ओके टेल अंकल व्हाट डज पापा से, पापा इज लाइक बगल वाले शर्मा जी की बीवी 1 नंबर माल है। सर देखिए बच्चे मासूम होते हैं और मैं खुद इतना मासूम था, मुझे पता ही नहीं था कि सामने जो अंकल आंटी बैठे हुए वही शर्मा जी। मेरी बात सुन के शर्मा अंकल ने गुस्से में पापा को घूरने लगे, शर्मा आंटी शर्माने लग गई। बेचारे मेरे पिताजी कंफ्यूज हो गए कौन सा एक्सप्रेशन दूं, गिल्ट वाला कि अचीवमेंट वाला। और तभी मेरी मम्मी बोल पड़ी सब सनी के कह रहा चल रही है। बट यार इंडियन मॉम का सुपरस्टिशन अलग लेवल का है। पर मेरी मम्मी मेरे पास तावीज लेके आए, मेरे को बोलती बैठो पापा जी ने तावीज दिया, इसको पहनो, आगे जाके तुम हार्ट सर्जन बनोगे। मैं तो मम्मी नहीं बनूंगा यार हार्ट सर्जन। मम्मी का बेटा भगवान पे भरोसा रखो, ये तावीज पहनो, आगे जाके तुम हार्ट सर्जन बनोगे। मैंने कहा मम्मी नहीं बनूंगा यार हार्ट सर्जन। मम्मी कहा क्यों नहीं बनोगे हार्ट सर्जन? मैंने कहा मम्मी आई एम डूइंग इंजीनियरिंग 3rd ईयर। पर हमारी मम्मी मानने से नहीं, कहीं वाह बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है तो भगवान से भरोसा उठ गया तुम्हारा। मैंने कहा ये कौन से भगवान है इंजीनियरिंग करने के बाद हार्ट सर्जन बनवा रहे। बट थैंक गॉड सर मैंने वो तावीज पहना नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बना, मैं इंजीनियर बना, है ना। कोई डॉक्टर नहीं है, सारे पीएचडी वाले डॉक्टर हैं। आप लोग पर्सनली तो जानते होंगे डॉक्टर्स को, राइट? सर मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो अपनी लाइफ में कभी रोमांटिक नहीं हो पाते। हाँ अगर वो इंजीनियर है तो डेफिनेटली रोमांटिक होंगे, बिकॉज ड्यूरिंग द 4 years of engineering that's what we do and that's the reason the bridges are falling and an engineer like me after doing engineering doing stand up comedy। मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर्स जो होते हैं वो रोमांटिक क्यों नहीं हो पाते। इट्स नॉट their professional their personal trait, but doctors cannot be romantic because of their education। क्योंकि आप देखिए जब भी ये गाना बजता है हमारा दिल आपके पास है, for all of us it's a romantic number, but for a doctor it's a clear case of heart transplantation। जब भी आप ये गाना सुनते हैं दिल में मेरे दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, for engineers it's a dance number, it's a disco number, but for a doctor it's a clear case of cardiac arrest due to excessive dancing। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जैसे रैंडम गाने उठा रहा हूँ, डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहा हूँ। सर मैं आपको रियल इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो डॉक्टर था, इस नहीं वो अक्षय। एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बड़े रोमांटिक अंदाज में बैठा हुआ था और अक्षय की गर्लफ्रेंड ने अक्षय से कहा अक्षय कुछ ऐसा करो कि मैं अपना होश खो लूं। अक्षय ने उसको एनेस्थीसिया दे दिया। 6 घंटे बाद होश आया बेचारी को। ओके आप थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करते हैं बिकॉज़ आई कैन सी द खाना रखो। कितने लोग यहाँ पे जो ड्रिंक करते हैं? ऑलमोस्ट सभी हैं आपके तो। अच्छा जो लोग नहीं करते हैं तो सर मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी ड्रिंक करते हैं आप लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, बहुत इज्जत है मेरी उनके लिए मेरे दिल में। पर मेरे साथ सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा पता है किस पे आता है? फ्री का चटना खाने वालों से।
नॉन ड्रिंकर्स होते हैं, ये नॉन ड्रिंकर्स होते हैं और ये इंडियन गवर्नमेंट की तरह आपके चखने में से 30% टीडीएस पहले ही काट देते हैं। और आप में से जितने लोगों भी, हाँ, ये जो जितने ड्रिंकर्स होते हैं ना, मैं आप लोगों को बढ़िया सा वर्ड देता हूँ, इट इज कॉल्ड क्लासमेट्स, राइट? यू ऑल आर क्लासमेट्स। और हम सबकी जर्नी मोर और लेस सेम ही होती है, राइट? जब हम थोड़े जवान होते हैं, पहली बार बाहर जाके पीते हैं, उसके बाद पान मसाला माउथ फ्रेशनर सब करके जाते हैं, धीरे धीरे फिर हिम्मत बढ़ती है, पहली बार पी के हम घर जाते हैं। सर, मैं पहली बार 19 साल की उम्र में ड्रिंक करके घर गया, मुझे लगा मम्मी को शक नहीं होना चाहिए। मैंने पानी की बोतल उठाई, पानी की बोतल भरी और फ्रिज में रखने चला गया। मैंने जैसे ही फ्रिज खोला, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी अपना फ्रिज खराब हो गया है, इसमें लाइट नहीं जल रही है। मम्मी का बेटा पहले तो अलमारी से बाहर निकलो। मम्मी मेरे से बोली तू पी के आया है? मैंने कहा मम्मी मैंने फ्रिज की जगह अलमारी में पानी की बोतल रखी, इससे आपको पता चल गया ना मैं पी के आया। मम्मी ने कहा नहीं बेटा, जिस समय तूने भरने के लिए पानी की बोतल उठाई थी मैं तभी समझ गई तो होश में नहीं है। क्योंकि हमारी इंडियन मॉम्स का एक ही रूल है कि भले बच्चा लाखों का टैक्स भरता हो, लेकिन जब तक घर में पानी की बोतल ना भरे उसकी कोई इज्जत नहीं। बट मैं स्मार्ट था, मैंने दूसरी बार मैं पी के लेट गया, मुझे मालूम मम्मी जल्दी सो जाती। मैं नेक्स्ट टाइम पी के लेट रात को 3 बजे पहुंचा। सर, मेरी किस्मत खराब, पापा जाग रहे थे। पापा मेरे को देख के बोले जा भाग के सिगरेट लेके आ। मैंने जेब से निकाल के दे दिया। सर, मेरे पापा बिल्कुल ऐसे गुस्से में मेरे को देखते बोले नालायक, तुझे पता नहीं मैं लाइट से पीता हूं। तब जाके पता चला पिताजी की लगी हुई थी। लेकिन मुझे उस दिन लगा ना कि बहुत मार पड़ने वाली, बहुत मार पड़ने वाली है। लेकिन कहते हैं ना कि बच्चों को डांटना मारना इज नॉट द सॉल्यूशन, राइट? उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे एक ऐसी चीज सिखाई जो जिंदगी भर मेरे काम आई। उस दिन पिताजी ने मुझे सिखाया कि गांजा रोल कैसे करते हैं। और देखो, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि गांजा में पीने में और शराब पीने में बस एक ही अंतर होता है कि शराब पी के आप बहुत सारे काम करते हो जो आप हमेशा करना चाहते थे, लेकिन हिम्मत ना होने की वजह से कर नहीं पाते हो। गांजा पी के आप बहुत सारे काम करते हो जो आप कभी करना भी नहीं चाहते। केवल मैंने नया घर खरीदा था, मेरे दोस्त हाउस वार्म में पार्टी चल रही थी, जॉइंट से पास हो रहा था। मेरे दोस्त मेरे को बोला कि यार वॉशरूम जाना है, कैसे जाऊं? मैंने कहा सामने से जाके लेफ्ट ले लेना। वो भाई गया, थोड़ी देर बाद दौड़ के आता, ब्रो क्या घर बनाया है, क्या बाथरूम बनाया है, फुल साइज मिरर, मेटालिक टाइल्स। मैं सोच रहा हूं कभी बाहर शर्मा आंटी का कौन हराम खोल लिफ्ट में सुसु करके। कुछ भी चलता है यार। और फिर क्या होता, धीरे धीरे आप घर से बाहर निकलते हो, अपने दोस्तों से मिलते हो, फिर आप बाहर ड्रिंक करना शुरू करते हो, क्लब्स वगैरह जाना शुरू करते हो, ग्रुप में जाते हो, राइट? और आपके ग्रुप में एक बंदा जरूर होता है, हर क्लासमेट्स ग्रुप में एक बंदा जरूर होता है जो ड्रिंक करने के बाद बोलता है आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। मैंने देखा, मैंने कहा भैया वो ऊबर है। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई रात में फुटपाथ पे लोग सो रहे होते हैं, ड्राइवर तेरे को सेफ्टी लेके जाएगा। मैंने ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा आपका नाम क्या है? कह रहा मोहम्मद सलमान खान। मैंने कहा साले तू गाड़ी से बाहर निकल, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। फिर उस दिन मैंने कसम खा ली कि कभी भी बाहर में ड्रिंक नहीं करना, घर में अपने दोस्तों के साथ बैठो, शांति से पियो, रिस्क काम होता है। मेरे को सिर्फ एक ही सजेशन देना है कि अब आप लोग तो काफी लेकिन फिर भी अगर आपके कोई दोस्त है, आप सारे दोस्तों के साथ ड्रिंक करो, लेकिन अपने जिम वाले दोस्त के साथ ड्रिंक नहीं करना। तेरी बॉडी देख के लग रहा है कि तो जिम जाता है। ऐसे लोगों से बच के रहो, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो जिम जाता है, ये हरामखोर दारू के साथ चखने में प्रोटीन पाउडर खा रहा है। और देखो, मैंने देखा है कि जो लोग भी प्यार मोहब्बत वाले होते हैं ना सर, उनके ड्रिंक करने पर दो ही रश होते हैं। या तो उनके अंदर अचानक से बहुत एनर्जी आ जाती है। मेरे एक दोस्त का घर आया, हम लोग ड्रिंक कर रहे थे, 4 पैक के बाद में आइस लेने गया, मैंने देखा वो अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा कर रहा है कि तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अब मैं समझ गया कि ये नशे में बोलता है, सवेरे उठ के लोट के यही माफी मांगेगा। और मैं बिल्कुल चढ़ा रहा हूँ, बोल तो छोड़े लाए, तू छोड़े लाए, तेरे से 1000 मिल जाएंगी, तेरे से 1000 मिल जाएंगी। अचानक मेरी नजर सोफे पे गई, उसका फोन सोफे पे पड़ा हुआ था। मैंने अपने जेब में हाथ डाला, मेरा फोन दिखाई नहीं दे रहा था।
तब जाके पता चला कि लोट के मैं माफी मांगने वाला। मैं उसको डांटा, मैंने कहा सारे आराम को तो समझ में नहीं आता तेरा कौन है, तेरा इसमें लिखा आ रहा था जानू कौन है। और लड़कियों को एक चीज बताया तो लड़के जो होते हैं ना बाबू, सोना और जानू, आपको लगता है प्यार से नाम रखते हैं, ना इनके आराम को नहीं। ये लोग जानू बाबू सोना इसलिए बोलते हैं कि रात को 3 बजे भी कॉल आ जाए तो देखने की जरूरत नहीं कौन सी वाली है, सीधे छोड़ रहे हाँ बाबू। और दूसरे होते हैं ड्रिंक करने के बाद बहुत इमोशनल रहते हैं। मेरा दोस्त अक्षय, वो मेरे साथ ड्रिंक कर रहा था और सेंटी होकर 4 पैक करता है, भाई बहुत प्यार करती थी, जान से ज्यादा चाहती थी यार। मैंने अक्षय को समझाया, मैंने कहा अक्षय मैं तेरे को बचपन से जानता हूँ, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और कॉन्फिडेंस का वहां भी नहीं टूटेगा, भाई थोड़ा स्ट्रॉन्ग फाइट बना चल नहीं रही है। और देखिए ये सारे सीन तो सब ठीक होते हैं, कई बार क्या होता है ना कि आप अगले दिन जब सवेरे उठते हो तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मैं हॉस्टल में था सर, मैं और मेरा रूममेट शर्मा, हम लोगों ने रात को भयंकर ड्रिंक की और सवेरे जब मैं उठा मैं गुस्से में शर्मा के पास गया। मैंने कहा शर्मा, एक तो तू बिना बताए अपने दोस्तों को बुलाता है और ऊपर से तेरा दोस्त मेरे बेड पे सो रहा है। शर्मा से मैंने तो किसी दोस्त को नहीं बुलाया। हमने वो बंदे को उठाया, हमने कहा भैया कौन? कह रहा सर मैं नागेश। मैंने कहा कौन नागेश? कह रहे कल सर मैं पिज्जा डिलीवर करने आया था। शर्मा ने कहा पिज्जा डिलीवर करके गया क्यों नहीं? बोले शर्मा सर आप ही तो बोल रहे थे नागेश तो मेरा भाई है, मेरे साथ एक पैक पी के जाएगा। मैंने कहा फिर तू एक पैक पी के चला क्यों नहीं गया? बोले गुप्ता सर फिर आप बोलने लगे नागेश तो मेरा भाई है, एक और पैक पी के जाएगा। मैं कहा भाई फिर तो 2 पैक पी के क्यों नहीं चला गया? बोले सर फिर 2 पैक के बाद मैंने बोला नागेश आप दोनों का भाई है, पूरी बोतल खत्म करके जाएगा। जैसे सर ने उसको भगाया और मैं शर्मा को मैंने बोला, मैंने कहा शर्मा कहीं तूने उसको कोई ऐसी पर्सनल बात तो नहीं बता दी नशे मुझे बतानी नहीं चाहिए। शर्मा कहता है यार इतनी नहीं चढ़ती है, नीचे से नागेश चिल्ला है शर्मा सर अपने एटीएम का पिन चेंज कर लेना। मैंने कहा यार तेरा भी अच्छा नाटक हो। नीचे से मेरे को गुप्ता सर नेहा अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के आएगी आपके पास। शर्मा मुझे गुस्से में बोल रहा है, इसलिए नहीं कि मैंने पर्सनल बात बता दी, इसलिए क्योंकि नेहा शर्मा की गर्लफ्रेंड नहीं। ये सारी हरकतें होती रहती है। अच्छा लास्ट सेट है, थोड़ा सा म्यूजिकल कॉमेडी इज अगेन वन ऑफ माय यूएसपी। आप में से कितने लोग हैं जो पुराने गाने सुनते हैं? आप लोग सब पुराने गाने सुनते हैं। और कितने लोग हैं जो नए गाने सुनना पसंद करते हैं? आप लोग हैं। तो सर क्या होता है देखिए कि मेरे दादाजी हैं, वो मुझे बहुत पुराना रेडियो देके गए हैं। अब उस रेडियो की खासियत क्या है ना सर कि वो इतना पुराना है कि उसमें अचानक से चैनल चेंज हो जाता है। और अब आप देखिए जब पुराने और नए गाने मिक्स हो जाते हैं तो कैसे कॉमेडी होती है। देखिए एक पुराना गाना बजता है, पापा कहते हैं थोड़ी थोड़ी पिया करो, बड़ी महंगी हुई शराब के थोड़ी थोड़ी पिया करो। Then comes this legendary song, ओ मेरी ज़ौरा ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू है मेरी फैंटेसी, छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना, अब मैं जवान हो गई। Then comes this beautiful song by मोहम्मद रफी, नाम तक भी तो नहीं अब तक बताया आपने, नाम जलेबी भाई जलेबी भाई। And just see this one coming, कि मैंने पूछा चांद से क्या देखा है कहीं मेरे यार सा हसी, चांद ने कहा भाग भाग के बोझ के बाद भाग भाग बोझ के बाद। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम तुम एक कमरे में बंद हो
और ढिंक चिकारे कोई बात नहीं, यहाँ पे सब साथ में बैठे आप रूप पे जाके भी हंस सकते हैं। ओके, लास्ट वन। आप में से किसी ने हनी सिंह का नाम सुना? अच्छा, मैं तो आप लोग शरीफ लोग समझ। अच्छा, किसी को पता है हनी सिंह का कौन सा गाना है जिससे हनी सिंह फेमस हुआ? उससे भी पहले I think the song was Brown Run. That was the very first song which made Honey Singh famous, right? आप में से किसी को Brown Run के लिरिक्स याद है? कोई बात नहीं, होने भी नहीं चाहिए। तो उस गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे थे। कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट दे सारे मेरे टाउन दे, कोई कामे उत्ते जावे ना, रोटी पानी खावे ना, गोरी गोरी कुड़ियां कोई मुंह लावे ना। राइट? अब आप बस सोचिए, अगर हनी सिंह का यही गाना लता मंगेशकर जी को दिया जाए तो लता मंगेशकर जी ब्राउन रंग कैसे गाती? कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट दे नी सारे मेरे टाउन दे, कोई काम होते जावे ना, रोटी पानी खावे ना, कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट दे नी सारे मेरे टाउन दे। अब आप सोचिए अगर यही ब्राउन रंग गाना लेट गजल माइस्ट्रो जगजीत सिंह साहब ने गाया होता तो जगजीत सिंह साहब की आवाज में ब्राउन रंग कैसा होता? कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट दे मेरे टाउन दे, कोई काम उत्ते जावे ना, कोई रोटी पानी खावे ना, गोरी 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 कुड़ियां नू कोई मुँह लावे ना। एक और बहुत ही कमाल के हमारे सिंगर हुए एसपी बालासुब्रमण्यम साहब। अच्छा सर, एसपी साहब जब गाना गाते थे तो पता ही नहीं चलता था कि एसपी साहब गाना गा रहे हैं कि मसाज कर रहे हैं। एसपी साहब के गाने का शाम होने आई, मौसम में ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई। अब सोचिए अगर ब्राउन रंग गाना एसपी बालासुब्रमण्यम साहब ने गाया होता तो ये गाना कैसे होता? कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट दे मेरे टाउन दे, कोई काम उत्ते जावे ना, रोटी पानी खावे ना। ये हनी सिंह, रोटी पानी खावे ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर यही गाना गाया होता नन अदर देन हिमेश रेशमिया ने। हिमेश रेशमिया की आवाज में गाना कैसे होता? कुड़िए नी तेरे, कुड़िए नी तेरे, कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने, कोई कामी उत्ते जावे ना, कोई रोटी पानी खावे ना, चैन मेरे दिल को आवे ना, कुड़िए सुन कुड़िए। थैंक यू वेरी मच for being such a kind and lovely audience. Thank you for having me here. Thanks to you for this opportunity. And it's the marketing time. If you really like what I performed for 1 hour for you, you can go on Google, search Vaibhav Gupta Comedy. You can give your review, you can give your feedback. That's how I get a lot of visibility across the events. And yeah, you can follow me on Instagram अगर आप लोग हैं तो। और कुछ आपको चाहिए 5 minutes अगर मन नहीं भरा हो तो बता दीजिए। All good? Okay, thank you very much for being such a wonderful audience. एक वीडियो हम बना लेंगे सेल्फी वाला, okay?